Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saida Rain and I am once again back with the last three numericals 13.6 to 13.8 solution of chapter number 13 current electricity. आई होप आपने जो मैंने कल आपको 5 न्यूमेरिकल्स कराई थी आपने उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, उनको अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी थी और जैसे कि मैंने ये 13.5 के बारे में आपको बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आज हमने जो स्टार्ट करनी है ये जो न्यूमेरिकल्स हैं 13.6 टू 13.8, कहने को तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से ही ये आपके लिए आसान होंगी, अदरवाइज़ ये आपके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेंगी। तो अच्छे से जो बातें मैं कहूँगी आपने इनको अच्छे से पिक करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको कोई परेशानी न्यूमेरिकल्स में भी ना हो, जैसे कि इंशाल्लाह आपकी प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में नहीं रही होगी। तो ज़रा देखते हैं इसको। 13.6 देखें, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द सेल्स इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट उन्होंने आपको दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रही है कि इसकी सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट में ये एक सेल, 2 सेल्स लगे हुए हैं। किरचॉफ सेकंड रूल इस पर लगेगा क्योंकि 2 सेल्स हैं, कम्प्लेक्स सर्किट है आपका, और एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है 8 ओम की। ये आपने इनको खुद लेबल करना है, इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, लेबलिंग आप खुद कर सकते हैं। ये 24 वोल्ट है, इसको आप E1 कह लें। सेकंड जो है वो 6 वोल्ट है, इसको आप E2 कह लें। और ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सेल्स दो दी हुई हैं इन दोनों सेल्स की। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 24 वोल्ट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 जो है वो 0.1 ओम है, जबकि जो आपका दूसरा सेल है 6 वोल्ट जिसकी EMF है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 वो 0.9 ओम है। ठीक है, और ये जो बाहर लगी नज़र आ रही है ये कैपिटल R या आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8 ओम, जो कि बड़ी रेजिस्टेंस होती है। आपको पता है सेल्स के अंदर जो है वो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंसेस होती हैं, जबकि एक सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है स्मॉल, और 2 सेल्स हैं तो 2 इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं वेरी स्मॉल, और बाहर जो लगती है रेजिस्टेंस वो हमेशा बड़ी रेजिस्टेंस होती है और वो उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो करती है? करंट हमेशा बड़े वोल्टेज की वजह से फ्लो करती है। अब बड़ा वोल्टेज जो है आपका वो 24 वोल्ट है, और एज़ कम्पेयर टू द 6 वोल्ट ये बड़ा है EMF E1, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट फ्लो करती है ना, तो इसके पॉजिटिव के नेगेटिव से हम इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी सर्किट था आपका, सर्किट डायग्राम थी। अब ये देखें, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 बैटरीज, द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट, टोटल वोल्टेज जो है वो इनकी नेट EMF होगी। बेसिकली अगर हम टोटल वोल्टेज के कितनी EMF है इस सर्किट के अंदर हम निकालना चाहते हैं तो हम इसकी नेट EMF निकाल सकते हैं। नेट EMF का मतलब है E1 माइनस E2, यानी ये जो E1 वोल्ट है, क्योंकि ये बड़ी EMF है ना आपकी, इसमें से अगर आप E2 को माइनस कर दें तो आपकी टोटल या नेट वोल्टेज जो है विद इन द सर्किट वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस आपने निकालना है, चूँकि ये एक सीरीज़ में लगी हुई हैं सारी रेजिस्टेंसेज, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और 2 इंटरनल स्मॉल रेजिस्टेंसेज हैं, तो इन सबको आप सम अप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज सर्किट में लगी हुई है। अगर ये पैरेलल में होती तो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरह से निकालते थे, 1 रेसिप्रोकल करके, लेकिन जहाँ पे चूंकि ये सीरीज में लगी हुई है तो इन सबको आप सम अप कर लें, 0.1 प्लस 8 प्लस 0.9 तो ये 9 ओम आ जाएगी। अब टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है? टोटल करंट जो है वो टोटल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I शुड बी इक्वल टू V ओवर R। तो टोटल करंट जो है वो आपकी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अभी जो आपने नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है 18 वोल्ट का वो लगाएंगे, और डिवाइडेड बाय जो उसकी टोटल रेजिस्टेंस आपने निकाली 9 ओम ये आप लगाएंगे, तो आपके पास जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है, टोटल करंट I जो फ्लो कर रही है वो 2 एम्पियर है। अब आपको उन्होंने कहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करें ईच सेल का। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये 2 टर्मिनल्स हैं इस E1 के। अब ये जो 2 टर्मिनल्स हैं E1 के, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी। और आपने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि V टर्मिनल इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फार्मूला हम वैसे का वैसे ही इधर लगाएंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF माइनस I इंटू स्मॉल r, जो भी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R1 है,
तो हम इधर R1 कंसीडर करेंगे। सो V टर्मिनल या V1 आप इसको कह सकते हैं, जो आप थ्रू E1 निकाल रहे हैं पहले बैटरी E1 के लिए। सो V1 इज इक्वल टू E1 माइनस आई स्मॉल R1, ये इसकी स्मॉल R1 हम इधर यूज़ करेंगे। अब इसकी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF है वो कितनी है, 24 माइनस आई जो टोटल करंट फ्लो कर रही सर्किट से वो 2 है, और 2 मल्टीप्लाई बाई इसका R1 जो स्मॉल रेजिस्टेंस है इस सेल का वो 0.1 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस शुड बी 23.8 वोल्ट्स। ये आ जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1, जो E1 के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब आ जाए फॉर बैटरी E2 के लिए बात ये है कि अगर आप किरचॉफ रूल देखें और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलें सर्किट में, तो आप देख सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलने से आपके पास जब आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे इन पॉइंट्स का, तो आपके पास ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाने से रेजिस्टेंस में नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो ये आना था -IR1 जो कि आ रहा था, और उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव जब आपने ट्रेवर्स करना था सर्किट को इस तरह से, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की कन्वेंशन मैंने आपको बताई थी कि जब वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो EMF किस तरह से रीड करते हैं, पॉजिटिव। सो E1 शुड बी पॉजिटिव, और ये क्या आना चाहिए था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाने की वजह से -I × R1। लेकिन अब अगर इसकी तरफ हम चलते हैं E2 की तरफ, अब आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं किरचॉफ रूल को अगर जहन में रखें, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है EMF वो क्या होती थी, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव EMF क्या होती थी, नेगेटिव। ठीक है, और साथ ही इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चूँकि आप चल रहे हैं तो वो भी -IR2। अब ये दोनों नेगेटिव आएंगी इस केस में। ये फर्स्ट केस में क्या हो रहा था कि आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से IR1 तो नेगेटिव थी, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवर्स करने की वजह से EMF जो थी वो आपकी पॉजिटिव थी। ठीक है, तो इसलिए ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये वाला लगा था कि V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। अब क्या है कि चूंकि आप जब इस तरह इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव जो EMF की कन्वेंशन है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी नेगेटिव, और IR2 जो है अब आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से वो भी नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव होंगी तो जो आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगी वो भी नेगेटिव होगी, और इसका मतलब है ये सारी टर्म्स इसमें EMF भी नेगेटिव, IR2 भी नेगेटिव, और इसके अक्रॉस जो इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी नेगेटिव। इन सारे नेगेटिव को अगर आप, चूँकि ये अगर आप सारे नेगेटिव्स इधर कंसीडर करें ना, ये भी नेगेटिव, IR2 भी नेगेटिव, और साथ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी नेगेटिव, इन सारे नेगेटिव को अगर आप ड्रॉप कर दें तो आप ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारा कॉमन लेके अगर आप कैंसिल कर दें तो आपके पास ये सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, यानी V2 इज इक्वल टू E2 प्लस IR2 अब आपके पास बन जाएगा। और जब आप इसमें E2 की वैल्यू डालेंगे 6 वोल्ट और प्लस I जो टोटल करंट फ्लो कर रही थी 2 और मल्टीप्लाई बाय R2 की वैल्यू इसकी कितनी है, जो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9। ठीक है, तो ये जब आप इसमें लगाएंगे तो आपके पास अब 7.8 वोल्ट्स जो है वो बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आएगी अक्रॉस E2। ठीक है, वेयर V2 इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी अक्रॉस बैटरी E2। दिस इज द केस व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, और ये तब होगा जब बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तब होगा। तो अब ये देखें, ये आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि क्यों हमने इधर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूले में पॉजिटिव साइन क्यों आया है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये भी नेगेटिव हो जाएगी E2 पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवर्स होने की वजह से, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ट्रेवर्स होने की वजह से ये तो ऑलरेडी नेगेटिव थी -IR2, तो इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो भी नेगेटिव हो जाएगा, सारे नेगेटिव साइंस को आप इकट्ठा ड्रॉप कर देंगे, तो फिर अब पहले ये दो E1 में से ये चीज़ माइनस हो रही थी, अब जब आप इसको इसके लिए कैलकुलेट करेंगे E2 के लिए, तो ये दोनों टर्म्स अब नेगेटिव ड्रॉप करने की वजह से, तीनों के नेगेटिव जब आप इकट्ठे कॉमन लेके ड्रॉप करेंगे तो ये E2 प्लस IR2 हो जाएगी, और ये अब आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी अक्रॉस द बैटरी E2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब ज़रा कम अप टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.7, ये मैंने आपके लिए खुद करके रखी है, ये मैं आपको यहाँ से नहीं कराऊंगी क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं आपको अपने जो मैंने किया हुआ है उस तरीके से आपको डेवलप कराऊंगी। तो लास्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं 13.8, इसके बाद मैं आपको वो कराती हूँ 13.7। 13.8 में यू कैन सी
फाइंड द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एज शोन। ये उन्होंने पूरा सर्किट दिखाया हुआ है और बहुत सारी रेजिस्टेंसेज है। कितनी है? R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये हमने खुद उनको नेम दिए हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको दिए हुए सारे रेजिस्टेंसेज, इनकी आपने इसी तरीके से लेबलिंग खुद से कर लेनी है। अब ये एक EMF 6 वोल्ट है, इसको आप E1 बेशक कह लें, और ये जो 10 वोल्ट है इसको आप बेशक E2 कह लें। ठीक है, ये आपने खुद से इनको लेबल करना है। और उसके बाद करंट की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, याद रखें करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा बड़ी EMF की वजह से होती है। अब इसमें 6 वोल्ट और 10 वोल्ट में से जो बड़ा EMF है वो कौन है? आपका 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट जो है आपका, उसकी जो EMF है वो पॉजिटिव से नेगेटिव उसी डायरेक्शन में आप लेंगे ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। ठीक है, यानी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो एक लूप की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव ले रहे हैं तो उसी तरीके से जो बड़ी EMF की आप डायरेक्शन लेते हैं ना, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं बड़ी EMF की वजह से, तो जो स्मॉल EMF के अंदर लूप है उसकी डायरेक्शन भी फिर आप उसी तरीके से ले सकते हैं। यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ड्यू टू द लार्ज EMF, तो जो स्मॉल EMF का लूप है उसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट I1 इज द एंटी क्लॉकवाइज बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप 1 and the I2 is the anti-clockwise with the current flowing through the loop 2. Applying the Kirchhoff second rule हम इधर अप्लाई करेंगे। पहले लूप 1 के लिए करते हैं। लूप 1 में देखें ये पूरा आपका लूप 1 है और ये आपका लूप 2 है। अब आप देखें लूप 1 में कि ज़रा आपने किरचॉफ सेकंड रूल लगा के ज़रा इसकी इक्वेशन बनानी है, और सर्किट इक्वेशन। अब सर्किट इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आप देखें EMF से स्टार्ट करते हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इन द डायरेक्शन ही चल रही हूँ ना मैं, इस तरीके से EMF से शुरू हो रही हूँ और इस तरह से मैं हमने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करना है अपने इस लूप को। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव, दिस इज -6। फिर आगे आ जाएं, कौन आ रहा है? R3। R3 में से कितनी, R3 कितनी है? 1 ओम। तो करंट क्या फ्लो कर रही है? I1। सो दिस इज -1 I1। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट R2। R2 में से I1 सिर्फ फ्लो नहीं कर रही, R2 कॉमन टर्मिनल है, इसमें से I1 और I2 दोनों फ्लो कर रही हैं। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से माइनस और होम ला लगाते हैं ना IR, तो I तो आप कैलकुलेट करना है ना आपने, तो I क्या है? I1 माइनस I2 करके लिखेंगे क्योंकि दोनों की वजह से करंट फ्लो कर रही है। और इस वक्त हम किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? I1 की वजह से। ये बातें हमने पहले की हुई हैं, तो इसलिए अब आप इसको लिखेंगे ब्रैकेट में I1 माइनस I2 करके, और साथ रेजिस्टेंस कितनी है? 2। सो दिस इज -2 इंटू I1 माइनस I2। ये ओहम ला लगाया I इंटू R करके। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ना हम। उसके बाद फिर आगे आ जाए R1, इस तरह करंट जा रही है ना। अब R1 के पास आई, माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप ले रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, और साथ I1, R1 में से कितनी करंट फ्लो कर रही है? सिर्फ I1। सो दिस इज, और R1 की वैल्यू क्या है? 1। सो दिस इज -1 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, ब्रैकेट्स ओपन करें, तो ये आपकी एक इक्वेशन, लूप इक्वेशन 1 बन गई है। अब आ जाए लूप इक्वेशन 2। लूप इक्वेशन 2 भी हमने उसी तरीके से पढ़नी है जिस तरह से हमने लूप इक्वेशन 1 पढ़ी है। लूप इक्वेशन 2 को आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी EMF से, चूंकि आपने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाना है इस तरीके से, तो आप पहले EMF से ही बेशक स्टार्ट ले लें। ठीक है, EMF का है, अब क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो कन्वेंशन क्या होती है EMF की? वो पॉजिटिव होता है। सो दिस इज +10। ठीक है ना, ये 10 प्लस के साथ आएगा। उसके बाद साथ साथ हम ट्रेवर्स करते जाएंगे सर्किट को, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो माइनस, बाकी सारी टर्म्स माइनस में आएंगी क्योंकि हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं ना। सो दिस इज माइनस, कितनी करंट फ्लो कर रही है? R5 में से कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I2। सो माइनस, और R5 की वैल्यू क्या है? 2। सो -2 इंटू I2। ठीक है, -2 इंटू I2। उसके बाद आ जाए R4 की तरफ। R4 में से कितनी जो है वो करंट फ्लो कर रही है? सिर्फ I2। तो R4 की वैल्यू क्या है? 1 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? -1 I2, ये है -1 I2। उसके बाद आ जाए R2 की तरफ, ऐसे जा रहे हैं ना हम, तो R2 में से दोनों करंट्स फ्लो कर रही हैं, I1 की वजह से भी और I2 की वजह से भी। इधर हम किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? I2 की वजह से। सो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? -2 इंटू, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो लिखनी है ना, I2 माइनस I1, ये हमने टर्म लिखी है -2 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है, नेट करंट अब आपकी I2 माइनस I1 होगी, और रेजिस्टेंस कितनी है? R2, जिसकी वैल्यू 2 हम लगा रहे हैं, और चूंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो ये माइनस साइन भी आएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट हमारी रहेगी R6। इस तरह करके करंट, अब R6 में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, सिर्फ I2, तो ये आ जाएगी माइनस R6 की वैल्यू क्या है 1, -1 इंटू I2, ये वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये भी अब आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई इस सेकेंड लूप के लिए। अब इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों लूप इक्वेशंस को ज़रा अच्छे से देखें तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, लूप इक्वेशन 1 को और 2 को, तो ये देखिए -2I1 और +2I1 ये कैंसिल हो जाएंगे एडिशन में, और आपके पास ईजिली आप इसमें से मैथमेटिकल स्टेप्स करके I2 की वैल्यू को 1.4 एम्पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एडिशन से ऐड इक्वेशन 1 और 2, जब दोनों को ऐड करेंगे I1 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपके पास सिर्फ I2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 1.4 एम्पेयर। उसके बाद अब ये जो 1.4 एम्पेयर है, आप इसको चाहें तो इक्वेशन 1 में डाल लें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। आप इसको जहाँ भी पुट करेंगे तो आपके पास इसमें दोनों में से किसी में से भी जो आपको सिंपल लगता है, ईजी लगता है स्टेप, हम 1 में डाल रहे हैं तो 1 में डाल लें, और 1 में डाल के जब आप I2 की वैल्यू को 1.4 इधर डालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास I1 की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज़ -0.8। अब ये -0.8 एम्पेयर क्यों आ रहा है, करंट तो नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें ज़रा अपने सर्किट की तरफ आएँ, I1 की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि आपने I2 को तो एंटी क्लॉकवाइज लिया था, क्योंकि उसका पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन आपने I1 की वैल्यू को I2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज लिया था। अदरवाइज अगर आप इसको देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, I1 की जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती थी, लेकिन हमने कहा था कि हमने बड़े ईएमएफ की वजह से, चूंकि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे क्योंकि इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे था, तो दैट्स वाई हमने छोटे ईएमएफ को भी वही डायरेक्शन दे दी जो बड़े की वजह से आ रही थी। तो हमने इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, लेकिन एक्चुअली में ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं था। एक्चुअली में जो इसकी डायरेक्शन है I1 की, वो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए थी। दैट्स वाई ये नेगेटिव साइन बस इधर ये शो कर रहा है, द नेगेटिव साइन विद I1 शोज दैट एक्चुअली इट इज फ्लोइंग थ्रू द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस वो ये बता रहा है कि इसकी एक्चुअल जो डायरेक्शन थी वो क्लॉकवाइज थी, अदरवाइज करंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होती। तो आप इसका नेगेटिव रिमूव करके I1 की वैल्यू को 0.8 एम्पेयर लिख सकते हैं, और I2 कितनी आई है 1.4 एम्पेयर। अब आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी करंट में से कौन सी बड़ी है, I2 की वैल्यू ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू I1। अब आपने, चूंकि उन्होंने कहा है कि पावर आपने निकालनी है थ्रू ईच रजिस्टर, और आपके पास कितने रजिस्टर हैं सर्किट में, ज़रा इस सर्किट को दोबारा हमने बनाया, क्यों बनाया, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर्स आपके सर्किट में लगे हुए हैं। अब आपने पावर जब एक रजिस्टर से निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर रजिस्टर से करंट कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो पहले आप निकालें करंट, ये देखें R1 R3, इन दोनों से कितनी करंट फ्लो कर रही है I1, R1 से भी I1 फ्लो कर रही है और R3 से भी I1 फ्लो कर रही है। I1 की वैल्यू आपने निकाली है 0.8 एम्पेयर, तो 0.8 एम्पेयर जो है ये दोनों फ्लो कर रही है I1 और R1 और R3 से, ठीक है। ये I1 सेम करंट I1 इन दोनों में से फ्लो कर रही है। उसके बाद R2 जो कि कॉमन अब लगा। अब ये एक चीज़ अब आपके समझने वाली है, वो ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों EMFs पॉजिटिव नेगेटिव जो लगी हुई हैं सेल, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एक्चुअल क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, और इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर आप इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही कंसीडर करें, जो कि एक्चुअली आपने कहा है कि I1 की क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो अगर आप इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से R2 से जो करंट फ्लो कर रही है वो इस तरह से नीचे की तरफ, और इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो I2 करंट फ्लो कर रही है R2 से, वो भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। तो I1 भी R2 में से उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है जिस तरह I2 फ्लो कर रही है, और दोनों करंट सीधा आके R2 में क्या हो रही हैं, एडअप हो रही हैं। I1 करंट जब R2 से गुजर रही है तो उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, जबकि I2 करंट जो गुजर रही है R2 से उसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वो दोनों, ये देखें, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों सेम डायरेक्शन बन रही हैं R2 में आके, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को ऐड अप कर लेंगी, और जब ये दोनों एक दूसरे को ऐड अप कर लेंगी I1 प्लस I2, तो जो टोटल करंट R2 से फ्लो कर रही है वो इन दोनों का सम होगा। आप इन दोनों को सम अप कर लें, 0.8 प्लस 1.4, और ये आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से समझ लिया होगा कि हम क्यों ऐड करें। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, अब ये मैं आपको करवाऊंगी ना 13.7, तो उसमें आप देखेंगे कि हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट
करना या ऐड करना, ये डिपेंड करता है करंट्स की डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि R2 में सेम डायरेक्शन दोनों की बन रही है, इसकी क्लॉकवाइज की वजह से और इसकी एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं थ्रू R2। दैट्स वाई I1 और R2 में से गुजरते हुए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाएं R4, R5 और R6, इनसे भी सेम करंट फ्लो कर रही है, R4, R5 और R6 से, और वो सेम करंट कितनी है इनमें से, I2, और I2 की वैल्यू आपने दी हुई है 1.4 एम्पेयर। अब आपको सारे रजिस्टर्स का पता चल गया कि R1 से कौन सी करंट फ्लो कर रही है, R3 से भी I1 फ्लो कर रही है, R4, R5 और R6 से I2 फ्लो कर रही है, जबकि जो आपका कॉमन रजिस्टर है R2, उससे जो है इन दोनों का सम जो है वो फ्लो कर रहा है I1 और I2 का, जिनको हमने सम अप कर लिया। अब जब आपको करंट्स का पता चल गया तो आप इनकी पावर्स भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर डेसिपेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर, अब चूंकि इधर दो चीज़ों की बात हो रही है, किस किस की बात हो रही है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और आप पास रजिस्टर्स भी हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6, 6 रजिस्टर्स है ना, तो आप पावर डेसिपेशन इनसे आराम से निकाल सकते हैं, हर रजिस्टर की पावर निकाल सकते हैं। सबसे पहले पावर डेसिपेटेड इन R1, I2R का फार्मूला लगाएंगे। 3 फार्मूलाज थे पावर के, अगर आपको याद हो, P = VI, और उसके बाद I2R और V2/R। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला लगेगा, I2R वाला, क्योंकि हमें करंट का भी पता है और हमें रेजिस्टेंस का भी पता है थ्रू ईच रजिस्टर। तो हम सबसे पहले पावर डेसिपेट किस तरह निकालेंगे R1 में से, I1² R1 जो R1 से निकलेगी, क्योंकि R1 से कौन सी करंट फ्लो कर रही थी, अभी आपने सारी पढ़ी है ना, R1 और R3 से I1 फ्लो कर रही थी ना, तो इन दोनों की करंट्स क्या आएंगी, I1। ठीक है, तो पावर कैसे आएगी, I1² R1, और I1 की वैल्यू डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और साथ R1 की वैल्यू डालेंगे, और ये निकाली वॉट, पावर 0.64 वॉट आ गई। इसी तरह पावर डेसिपेटेड इन R3, क्योंकि R1 और R3 से I1 फ्लो कर रही थी ना, इसलिए हमने इसको पहले कर ली। सो इधर भी I1² और R3 आ जाएगी। I1 की वैल्यू अब वही है जो पहले थी 0.8, उसका स्क्वायर करेंगे और साथ R3 की वैल्यू क्या है 1, वो डालेंगे। R3 ये देखें ऊपर लिखी हुई है ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, R1 की 1 ओम थी और R3 की भी 1 ओम थी, तो ये वैल्यूज़ आपने इधर से डालनी है इस फार्मूला में, और बारी बारी सबकी पावर डेसिपेशन ये अब आ गई 0.64 वॉट। ठीक है, सेम वैल्यू आ गई। उसके बाद पावर डेसिपेटेड इन R2, अभी मैंने आपको बताया कि R2 में से 2 करंट्स फ्लो कर रही है ना, और उन दोनों का सम फ्लो कर रहा है I1 और I2 का। ये देखिए सम फ्लो कर रहा है ना I1 और I2 का, विच इज़ 2.2, तो I1 + I2 का स्क्वायर इधर लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा, और साथ R2 लगेगा। R2 2 ओम थी, और इसका ये फार्मूला लगा के ये आ जाएगी 9.68 वाट। ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट ज़्यादा फ्लो कर रही थी, दोनों का सम फ्लो कर रहा था, इसलिए इसकी पावर भी ज़्यादा आ रही है, पावर डेसिपेशन भी इसमें ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाए पावर R4, R5, R6, ये तीनों वो थी जिनमें से I2 फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो I2 का स्क्वायर R4, फिर I2 का स्क्वायर R6 में से जो गुजरेगी वो R6, और फिर R5 में से जो गुजर रही है वो I2 का स्क्वायर R5। ठीक है, तो आप इसको इसमें वैल्यू डालें, I2 की वैल्यू डालें। I2 की तो सेम वैल्यू है ना, 1.4 हमने कैलकुलेट की हुई है, 1.4 का स्क्वायर, ये तीनों में 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर इस तरह आएगी जिन जिन में से I2 फ्लो कर रही है। और R4, R5 और R6 की वैल्यूज़ भी आपके पास हैं। ये देखिए R4 की वैल्यू क्या थी, 1 ओम, ये लिखी हुई है ऊपर, R4 की वैल्यू 1 ओम, R5 की वैल्यू 2 ओम है, और R6 की वैल्यू 1 ओम है। तो ये आप इसको बारी बारी करके यहाँ से R4 की 1 ओम डाल के I2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके 1.96 वाट आ गई। इसी तरह R6 की वैल्यू I2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R6 की वैल्यू 1 डाल के 1.96, ये सेम आ गई, दोनों की पावर डेसिपेशन सेम आ गई, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, करंट्स भी सेम है, तो पावर भी सेम डेसिपेट होगी R4 और R6 से। R5 की डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बड़ा है, 2 है, तो जब आप इसको R2 स्क्वायर को 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.92 वाट जो है इसकी पावर डेसिपेशन, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा आएगा याद रखें उसकी पावर डेसिपेशन भी बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि पावर डेसिपेशन करंट की वैल्यू पे और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। दोनों में से अगर एक चीज़ भी बड़ी आती है, लार्ज होती है, तो पावर डेसिपेशन भी लार्ज होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर स्पेशली रेजिस्टेंस के साथ। आपने ये देखा ना यहाँ पे भी, जब ये करंट्स इधर इंक्रीज़ हुई थी तो, और साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हुई थी, तो पावर डेसिपेशन भी लार्ज हो गई थी, बड़ी हो गई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट तो सेम है I2 का स्क्वायर, लेकिन अब आपकी रेजिस्टेंस 2 ओम हो गई, पहले 1 थी, तो इसलिए अब आपकी पावर डेसिपेशन भी लार्ज हो गई।
ठीक है। तो पावर डेसिपेशन करंट के इंक्रीज करने से भी पावर डेसिपेशन इंक्रीज करेगी, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी पावर डेसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा यूनिट पावर की वॉट होती है। ये 6 पावर्स आपने निकाली, क्योंकि 6 रेजिस्टेंसेस थी तो सब की वजह से पावर डेसिपेशन, जैसे आपने सबकी करंट्स निकाली इसी तरह सबकी पावर डेसिपेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो लेट्स सी 13.7। अब ये देखिए 13.7 स्टूडेंट्स आपकी बुक में दी हुई है, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये फिगर उन्होंने आपको दी है। इस फिगर में ये 2 EMFs आपको दी हुई हैं, ठीक है, और साथ ही 2 कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना, साथ ही 2 रेजिस्टेंसेज आपको दी हुई हैं 18 ओहम और 12 ओहम। ठीक है, ये सर्किट मैंने आपका सेम यही वाला सर्किट जो है ये मैंने इधर बनाया है, और इस सर्किट में आप देख सकते हैं ये एक 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट को मैंने EMF E1 कह दिया, और एक 6 वोल्ट है EMF, उसको मैंने E2 कह दिया। और करंट जो फ्लो करती है, मैंने जैसे कि आपको कहा कि लार्ज जो आपका EMF होता है, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF ऑफ द बैटरी होती है, उसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन होती है वही हम दोनों में लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव ये डायरेक्शन बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने दोनों लूप्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिए। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी जो वोल्टेज है मेरी 9 वोल्ट, उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने सेकंड लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर की है। अब ये रेजिस्टेंसेस कितने हैं आपके पास? 2 रेजिस्टेंसेस हैं, R1 और R2। 18 ओहम को मैंने R1 कह दिया, और जो 12 ओहम रेजिस्टेंस थी मैंने उसको R2 कंसीडर कर लिया। अब ये मैंने नाम दे दिया ABCDA। दिस इज योर लूप 1 एंड योर लूप 2 इज BCFEB। ठीक है, BCFEB। तो इस तरीके से हमने ये दोनों लूप्स जो हैं वो कंसीडर किए हैं, और इन दोनों लूप्स की वजह से एक लूप 1 में जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है, और लूप 2 में जो करंट फ्लो कर रही है वो I2 है। आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी R1 है ये कॉमन लगी हुई है, कॉमन टर्मिनल पे लगी हुई है, और इसमें से दोनों लूप्स की करंट फ्लो कर रही हैं, I1 भी फ्लो कर रही है और I2 भी फ्लो कर रही है। अब इस यहाँ पर सिचुएशन चेंज है। मैंने आपको जो अभी बताया है 13.8 में कि वो एडअप हो रही थी, वो एडअप इसलिए हो रही थी, क्यों हो रही थी एडअप जी? क्योंकि एक की डायरेक्शन आ रही थी पॉजिटिव टू, यानी इस तरह से एंटी क्लॉक इस तरह से जा रही थी ना, वो क्लॉकवाइज थी, एक की डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, और दूसरी तरफ से डायरेक्शन आ रही थी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम पॉइंट पर एंटर होकर एक दूसरे को ऐड कर रही थी। अब क्या हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉक, जब ये एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब I1 ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये इसका भी पॉजिटिव टू नेगेटिव आप देख लें, ये भी ऐसे फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसकी डायरेक्शन बन रही है अपवर्ड, I1 इज फ्लोइंग अपवर्ड वेयर एज I2 इज फ्लोइंग डाउनवर्ड। अब एक अपवर्ड डायरेक्शन है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अब ये एडअप नहीं हो सकती, अब ये सब्ट्रैक्ट होंगी, नेट करंट आएगी। सब्ट्रैक्ट कौन कैसे होंगी? जो करंट बड़ी होगी, अगर I1 I2 से बड़ी होगी तो हम I1 माइनस I2 करके इसको निकालेंगे, और अगर I2 I1 से बड़ी होगी तो I2 माइनस I1 कर लेंगे, लेकिन होगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन कब होती थी? जो हमने 13.8 में देखा कि ऐड किया था हमने दोनों करंट्स को, जब दोनों करंट्स ऐसे एक ही पॉइंट पर दोनों डाउनवर्ड थी आ रही, क्योंकि एक से क्लॉकवाइज आ रही थी डायरेक्शन और एक से एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, और दोनों सेम डायरेक्शन में एंटर हो रही थी और दोनों एडअप हो रही थी, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड थी। अब वो क्या हो रहा है, I1 इज अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना आपने, तो I1 इज अपवर्ड, वेयर एज I2 जो है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाए वो डाउनवर्ड होगी, दोनों की डायरेक्शन अब रिवर्स हो गई ना, इसलिए अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी। अब सब्ट्रैक्शन में वो रूल हम देखेंगे कि क्या I1 I2 से बड़ी है तो I1 माइनस I2 कर लेंगे, या I2 अगर I1 से बड़ी होगी तो I2 माइनस I1 कर लेंगे। आई होप आपने ये पॉइंट अच्छे से समझ लिया होगा कि कब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और कब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाए ज़रा इसकी तरफ। कंसीडर द लूप, हम सबसे पहले लेंगे ABCDA, ये लूप लेंगे, हमने इसको ट्रेवर्स करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगी तो आप इसको ADCBA भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको ADCBA भी कह सकते हैं, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपने जाना है ना। तो सबसे पहले आप A से D की तरफ आएँ। अब A से D में क्या लगा हुआ है, सबसे पहले EMF जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब आप आते हैं तो क्या कन्वेंशन होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हुए पॉजिटिव, सो दिस इज E1 प्लस E1। उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप जा रहे हैं तो माइनस, और R1 में से गुजरेंगी, R1 में से दोनों करंट्स जा रही हैं, चूंकि हम I1 की वजह से पढ़ रहे हैं सो आप इसे लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू
R1 और इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट करें, E1 की जगह 9 और माइनस I1 माइनस I2 तो उसी तरह रहेगा क्योंकि ये तो हमने कैलकुलेट करनी है। और R1 की वैल्यू क्या है 18, वो हमने लगा दी इज इक्वल टू 0। अब आप इसे 9 इज इक्वल टू ये माइनस 18 उधर जाके इक्वल की दूसरी तरफ प्लस 18 हो जाएगा और इस तरह से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। बेशक कॉमन लेके कैंसिल कर लें, ठीक है। कॉमन लेके आप कैंसिल करेंगे, 9 1 9 9 2 18, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा जी, ये माइनस I2 जो है आप I1 की वैल्यू निकाल लेना तो माइनस I2 उस तरफ जाके प्लस I2 हो जाएगा। दिस इज I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 0.5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई मसला नहीं, दो चीज़ें लगी हुई थी, हमने सिंपली उसको कैलकुलेट कर लिया। अब निकालें दूसरा जो लूप है आपका BCFEB, ठीक है। BCFEB हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसको ट्रेवर्स करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप इस अपने पहले लूप को ABCDA की बजाय इसको बेशक आप ADCBA भी कह सकते थे, बल्कि वही कहें तो बेहतर है ताकि आपको पता चले कि आप सर्किट को किस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें। तो हम अगर ADCBA इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाना है। इसी तरह आप इसमें भी आपने इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड लूप में जाना है तो BCFEB। अब सबसे पहले B से C की तरफ जाएंगे तो B से C में लगा हुआ है रेजिस्टेंस R1। अब R1 जो लगा हुआ है उसमें से दोनों करंट फ्लो कर रही हैं, I1 भी और I2 भी। लेकिन अब चूंकि हम I2 की वजह से पढ़ रहे हैं सेकंड लूप में, तो अब हम इसको माइनस I2 माइनस I1 इंटू इस तरह लिखेंगे, माइनस I2 माइनस I1 इंटू R1 ये लिखेंगे। उसके बाद करंट कहाँ से फ्लो कर रही है, R2 से। R2 से एक ही करंट फ्लो कर रही है, वो है I2, तो इसको लिखेंगे माइनस I2 R2। और उसके बाद करंट फ्लो कर रही है यहाँ से EMF से। अब EMF से कैसे करंट फ्लो कर रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवर्स करते हुए किरचॉफ सेकंड रूल में हमने देखा था जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पॉजिटिव होती है EMF। सो दिस इज प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। E2 को इधर ही रहने देंगे, जो दोनों माइनस टर्म्स हैं इनको हम इक्वल के दूसरे सेकंड साइड पे ले जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 18 इंटू वैल्यूज़ पुट की ना, वैल्यूज़ किसकी पुट कर रहे हैं R1 की। R1 की वैल्यू क्या थी 18 ओम, ये हमने 18 डाल दिया, साथ I2 माइनस I1। और यहाँ पे भी आपके पास R1 की वैल्यू 18 थी और R2 की वैल्यू क्या है 12 ओम, ये इधर 12 डाला और I2। और इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, बेशक आप इसको कॉमन लेके कैंसिल कर लें 6 के टेबल से, तो ये 6 1 ये E2 की वैल्यू हमने 6 वोल्ट डाली है ना, ये देखिए E2 जो है वो कितना था 6 वोल्ट, तो ये 6 जो है वो E2 का डाल दिया और इसको फिर कैंसिल आउट कर लिया। और कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास ये 1 इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको ब्रैकेट्स को खोलें, ब्रैकेट्स को खोलेंगे, ये 3I2 माइनस 3I1 और प्लस 2I2, ठीक है। उसके बाद आप इसको ज़रा अरेंज करें तो आप यहाँ से 3I1 ये फॉर्म आ जाती है, 3I1 इज इक्वल टू 5I2 माइनस 1। अब आप देखें कि इन दोनों को हमें आम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से इनमें से कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही। फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दो इक्वेशंस हैं आपके पास जिनमें एक्स और वाई वेरिएबल होते थे, जैसे अलजेब्रा की इक्वेशंस होती हैं, तो उनको आप फिर कैसे सॉल्व करते थे अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से नहीं हो सकती। फिर हम क्या करते हैं कि एक में से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं और पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसी तरह उस वेरिएबल की वैल्यू को दोनों में से किसी एक में पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी एवेल्यूएट कर लेते हैं। तो वही तरीका हमने करना है, सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करना है टू गेट I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, गेट करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशंस 1 और 2 को सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये इक्वेशन 2 से देखें आप, इक्वेशन 2 में क्या है, ये आपके पास यहाँ से आप I2 निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, ये जो -1 है ये उधर जाके +1 हो जाएगा और ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस तरफ इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये I2 आ गया। इस I2 को मैं पुट करूँगी अपनी इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे I2 की जगह, इस जगह पे। अब जब इधर I2 की जगह आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ये इस तरह आ जाएगी। तो I1 इज इक्वल टू, ये पूरी मैंने किसकी जगह डाला है, I2 की जगह, I2 प्लस 0, ये I2 की वैल्यू 3I1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 0.5। अब आपको पता है ये जो 5 डिवाइड हो रहा है ये 3I1 के नीचे भी हो रहा है और 1 के नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। यहाँ से ये जो टर्म है 3I1 ओवर 5 ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी I1 के साथ, क्योंकि हमने I1 निकालना है ना, तो ये उस I1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और इज इक्वल टू ये 1 ओवर 5 और प्लस 0.5, ये इस तरह बन जाएगा। 1 ओवर 5 आपको पता है ना 0.2 के इक्वल होता है, ठीक है।
तो 0.2 प्लस 0.5 ये बन जाएगा 0.7, और यहाँ से जब आप करेंगे 1 माइनस 3/5 बेशक कॉमन ले लेना I1 को, तो 1 माइनस 3/5 बेशक आप LCM लेके कर लें या कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो ये 0.4 आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से I1 जो है आपका वो 1.75, ये जो टर्म इधर आएगी 0.4 ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी ना, और फिर I1 आ जाएगा 1.75 एम्पेयर। अब ये अब आपकी जो I1 आई है 1.75 एम्पेयर, पुट दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1, ये थी आपकी, मैंने दोबारा इसलिए ताकि पीछे ना देखना पड़े, तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 0.5। I1 की जगह मैंने कहा है कि अब आप क्या डालेंगे 1.75, और साथ I2 अब आपने निकालना है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करें, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी और I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पेयर आ जाएगी। अभी उन्होंने कहा था करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, तो अभी आपने करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस तो नहीं निकाली। नाउ टू कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस वी हैव टू प्रोसीड एज, अगर हम चाहते हैं कि हम ईच रेजिस्टेंस से करंट निकालें तो हमने किस तरीके से प्रोसीड करना है, करंट थ्रू R1, पहले R1 से करंट निकालनी है और फिर करंट थ्रू R2 निकालनी है। अब करंट थ्रू R1 जो है वो I1 नहीं है, R1 जो था आपका उसमें से तो दोनों करंट्स फ्लो कर रही थी, ये देखें I1 भी फ्लो कर रही थी और I2 भी फ्लो कर रही थी, और मैंने शुरू में आपको बताया कि अब इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। अब ये चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 ऊपर है I2 नीचे, अब बताएं I1 और I2 में से सब्ट्रैक्शन करनी है ना, आपने सब्ट्रैक्शन तो करनी है, लेकिन किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सी बड़ी वैल्यू आई है आपकी, आपने I1 निकाली, I1 कितनी निकाली थी 1.75 एम्पेयर, ये निकाली थी आपने, ठीक है। I2 निकाली है, I2 उससे स्मॉल आई है विच इज़ 1.25 एम्पेयर, इसका मतलब है आपकी I1 I2 से ग्रेटर है, तो आप R1 से जो करंट निकालेंगे वो I1 माइनस I2 करके निकालेंगे। जब आप 1.75 माइनस 1.25 करेंगे, दिस इज़ 0.5 एम्पेयर, दिस इज़ द करंट थ्रू R1। नो करंट थ्रू R2 के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि R2 से एक ही करंट फ्लो कर रही थी विच इज़ I2, क्योंकि वो कॉमन टर्मिनल तो नहीं था ना, और वो आपने निकाल ली हुई है 1.25 एम्पेयर। ये दोनों आपके आंसर्स हैं जो आपने इसमें कैलकुलेट करने थे। आई होप मैंने ये जो 3 न्यूमेरिकल्स थी, कहने को 3 न्यूमेरिकल्स थी, लेकिन इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपकी डेवलप करने की ज़रूरत थी। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, अंडरस्टैंड करें, कोई मसला हो परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक असाइनमेंट भी दूंगी डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें चैनल को अगर आप वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।